हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर पढ़ाई करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, यहाँ के आप देखिए बैंकिंग, SSC, इन सब की तैयारी भी बिल्कुल आप फ्री में मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में कर सकते हैं। तो भाई देर किस बात की है, सिर्फ पढ़ने की। आपकी कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए धातु रूप हमने शुरू किए हैं, जिसमें कि हमने भू धातु के रूप बताए, धातु और धातु के प्रकार बताए, लकार के परिचय बताए। इसी क्रम में अब चलते हैं हम अपनी गम धातु पे। गम जो हमारी धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, और ये एक परस्मय पद की धातु है। ठीक है, गम का अर्थ होता है जाना। और अब भाई जैसे कि आपको पता है कि धातु क्या होती है, धातु होती है क्रिया को बताने वाला शब्द। ठीक है, यानी कोई काम हो रहा है उसको किन से दर्शाया जाएगा, जिन शब्दों से दर्शाया जाएगा। भाई अगर हम देखिए, अभी हमने क्या काम किया, चलने का काम किया। यानी अब हमने पैरों को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, हम अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, पैरों के माध्यम से ले गए, तो इसको हमने क्या कहा, चलना। यानी इस क्रिया को क्या दर्शाया, हमने चलना। अब हम अपनी वाणी से जो काम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, बोलने का। आंखों से जो काम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, देखने का। यानी क्रियाएं हो रही हैं और उनको जिनसे दर्शाया जा रहा है वो धातु कहलाती हैं। समझ गए, क्रिया का अर्थ काम, काम का होना। अब कौन सी काम की बात हो रही है यहाँ पे, जाने की। गम धातु होती है, अपना रूप गच्छ बना लेती है और जिसका अर्थ होता है जाना। ठीक है, यानी गम का अर्थ भी जाना होता है, लेकिन कुछ लकारों में अभी हम आपको बताएंगे कि 5 लकार हम आपको बताने वाले हैं। 5 लकारों में से ये एक लकार में तो अपने गम जैसी ही रहेगी और बाकी के 4 लकारों में गच्छ बन जाएगी। तो कहाँ पे गच्छ बनेगी, कहाँ गम बनेगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये तो समझ में आ गया, इतनी बात हो गई। अब देखिए जाने की क्रिया, हम जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ कि मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, अब नहीं पढ़ाना, मैं तो घर जा रही हूँ। तो ये क्या हो गई, वर्तमान का क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया हो गई, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब हमने कहा कि मैं घर गई थी, मैं कल घर गई थी, मैं कल घर गई थी, आज नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अभी नहीं जा रही हूँ, मैं कल गई थी, लेकिन मैं लेक्चर खत्म होने के बाद जाऊंगी। अर्थात यहाँ पर हमने अभी भविष्य, वर्तमान की भी बात की, भूतकाल की भी बात की और भविष्य की भी बात की। ठीक है, लेकिन अगर अभी हमें आपको आदेश देना हो और आदेश देके हमने कहा आपसे कि 15 अगस्त पर विद्यालय जाओ, 15 अगस्त पर विद्यालय जाओ, प्रतिदिन विद्यालय जाओ, यहाँ आदेश दे दिया हमने, जाने में ही कहा जाती हूँ, गई थी, जाऊंगी, या कह दिया जाओ, या फिर कहा हर एक विद्यार्थी को विद्यालय जाना चाहिए जोड़ दिया। तो उस जाने की क्रिया में ये जो बदलाव हुए ये तो हिंदी में हुए, संस्कृत में कैसे करेंगे, लकारों से। ठीक है, वर्तमान काल हमें लट लकार जो होगा वो वर्तमान काल की क्रिया बना देगा। ठीक है, लट लकार के जो प्रत्यय हैं, यानी धातु के अंत में जोड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, वो किसका अर्थ जोड़ देंगे, कहेंगे वर्तमान का भी जोड़ देंगे। लंग लकार पढ़ेंगे तो वो भूतकाल का अर्थ जोड़ देंगे, लिट लकार पढ़ेंगे तो भविष्य काल का अर्थ जोड़ देंगे, और लोट लकार पढ़ेंगे तो आज्ञार्थ हो जाएगा, और विधिलिंग पढ़ेंगे तो उसमें चाहिए का अर्थ जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 5 जो हम लकार पढ़ेंगे वो अपने अपने अर्थों को उन क्रिया में जोड़ने वाले हैं। अब क्रियाएं कैसे बनेंगी, कहेंगे क्रिया का कोई एक रूप नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि जाता हूँ या जा रहा हूँ तो हम गो या गोइंग कह दें, गोज या गोइंग कह दें, केवल इतने से नहीं होगा। हमारे पास संस्कृत में 9 रूप बन जाते हैं, और 9 रूप बनते हैं तो कहाँ पे गच्छति लगाया जाए, कहाँ गच्छतः लगाया जाए, कहाँ गच्छन्ति लगाया जाए, कहाँ सी लगाया जाए, कहाँ गच्छ में थ लगाया जाए, कहाँ थ लगाए, कहाँ आमी लगाया जाए, कहाँ आवह लगाया जाए, कहाँ आमह लगाया जाए। तो ये नहीं पता तो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि कोई क्रिया हो
उसको वर्तमान काल का बनाने के लिए 9 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष से शुरू करते हैं, ती तह अंति, मध्यम पुरुष पे आके सी थह थह, उत्तम पुरुष के लिए आमी आवह आमह। 9 प्रत्यय हो गए। अब पुरुष क्या है? पुरुष याद करने का तरीका हमने क्या बताया कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब। मैं अकेला भी हो सकता हूँ, मेरे संग में एक और हो तो हम 2 हो सकते हैं, मेरे संग में और एक और हो तो 3 हो, 4 हो, 10 हो तो हम सब हो जाएंगे। लेकिन मेरा होना ज़रूरी है, यानी मैं का भाव बना रहना। तो मैं के ही क्या हो गए हो? मैं, हम दोनों, हम सब। सरल भाषा में समझिए कि अगर हम कहते हैं कि मैंने देखा, हम दोनों ने देखा, हम सब ने देखा, मैं जा रहा हूँ, मैं गया था, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँ या मुझे जाना चाहिए। तो जहाँ मैं का अर्थ आ रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा अहम। क्या कहलाएगा? अहम। हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों गए थे, हम दोनों जाएंगे, हम दोनों जाएं, हम दोनों को जाना चाहिए। 5 लकार किसके? आवाम के लिए, उत्तम पुरुष के द्विवचन। और हम सब या हम जाएं, हम जाते हैं, हम गए थे, हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे, तो ये क्या हो गए? हमारे उत्तम पुरुष के कर्ता। तो उत्तम पुरुष की जो कर्ता होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम और वयम। ठीक है। अर्थात उत्तम पुरुष की क्रियाएं किसी भी लकार की हो, कि कोई भी हो, चाहे इधर पट हो, गम हो, भू हो, पट हो, हस हो, चल हो, कोई भी क्रिया हो रही हो, उत्तम पुरुष की जो क्रिया है वो केवल 3 लोगों के लिए प्रयुक्त होगी। किन किन के लिए? अहम, आवाम और वयम के लिए। ठीक है, ये वीआईपी है। यानी मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी केवल हमें इन 3 लोगों को याद रखना है कि मैं, हम दोनों और हम सब। अहम, आवाम, वयम अगर हम वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, हम अपनी बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने लिखने में प्रयोग कर रहे हैं, तो हमेशा अहम के संग में उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया आप लगाएंगे। वाक्य में हम दोनों लिख रहे हैं, आप आवाम पढ़ रहे हैं, आवाम समझ रहे हैं, समझ लीजिएगा, उसके संग में उत्तम पुरुष के द्विवचन की ही क्रिया लगेगी, बाकी कोई क्रिया नहीं लगेगी। उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता वयम बनता है तो उसके संग में ही उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी किसी के साथ। अब कहा उत्तम पुरुष हो गया, तो तुम मध्यम। तो तुम मध्यम, तुमको क्या कहा जाता है संस्कृत में? त्वम। कैसे कहा जाता है ये भी बताएंगे। त्वम। तुम दोनों को क्या कहा जाता है? युवाम। तुम सबको क्या कहा जाता है? यूयम। ठीक है। तो जो भाई मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो केवल इन 3 लोगों के लिए बनेगी, त्वम, युवाम, यूयम के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। ठीक है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन ये तीनों की जो क्रियाएं हैं वो पहले जोड़ना भी सीख लीजिए। ठीक है। तो ये 6 लोगों को याद रख लो, 6 वीआईपी हैं, इनके लिए ये 6 क्रियाएं प्रयोग होती हैं। और बाकी के कोई भी कर्ता बन रहा हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, हवा, बादल, पानी, पंखा, बिजली, अपना एसी, कूलर, टीवी, जो भी चल रहा है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, फर्क नहीं पड़ता है, उन सब के काम होने में आप प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। क्योंकि पुरुष क्या होता है? आपको हमने बताया है कि पुरुष क्या होता है? पुरुष होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। ठीक है। क्योंकि क्रिया जो है वो बिना कर्ता के हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो क्रिया बिना कर्ता के हो ही नहीं सकती है, और कर्ता को ही क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। पुरुष मेल वाला पुरुष नहीं, कर्ता वाला पुरुष। और पुरुष 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष। ठीक है। यानी संस्कृत में पुरुष को 3 प्रकार से विभाजित किया गया, प्रथम, मध्यम, उत्तम। और जिसमें कि उत्तम पुरुष में आता है मैं,
यानी उत्तम पुरुष की क्रिया केवल हमारी मैं के लिए होगी, मध्यम पुरुष की क्रिया केवल तुम के लिए होगी, और बाकी जितने भी जो भी संज्ञा सर्वनाम शेष इन दोनों को छोड़ के, और ये दो कैसे हो गए, 6 हो गए, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन में भी ये अपना रूप बनाते हैं। तो इन 6 को छोड़ करके बाकी शेष जितने भी संज्ञा सर्वनाम बचते हैं उन सब के लिए वो कोई अगर काम कर रहे होंगे तो उनके लिए आप प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। समझ गए? इतना हो गया। याद करने का तरीका क्या है? ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह, लट लकार की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। गम जो धातु है, मूल धातु होती है गम, रूप बनाती है गच्छ, किन में? तो कहेंगे 4 लकारों में। 5 लकार पढ़ रहे हैं, कौन कौन से हम? लट, लंग, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग। ठीक है, ये 5 लकार हम पढ़ रहे हैं। 5 में से केवल इस भविष्य काल को छोड़ दो तो बाकी 4 लकारों में गम है वो गच्छ में बदल जाएगी। गच्छ में ही इन चारों लकारों के प्रत्यय जोड़े जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे तो ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह, जो वर्तमान काल के प्रत्यय हैं वो गच्छ में जोड़े गए, ना कि गम में। समझ गए? अच्छा, अभी हमने आपसे ये भी कहा था कि ये अहम, आवाम, वयम, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दोनों। और वयम का अर्थ क्या होता है? हम या हम सब या हम सभी। ठीक है, हम सब या हम सभी। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और वयम का अर्थ होता है, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तुम सब। ठीक है ना? हो गया? यहां लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, तुम सब। ये हो गया तुम दोनों। तुम दोनों, तुम सब। ठीक है ना? हो गया? इतना समझ में आया? लेकिन ये कहाँ से आए इसको भी जान लीजिए। तुम के जो रूप आए वो युष्मद से आए, और मैं के जो रूप आए वो अस्मद से आए। ठीक है, मैं के जो रूप होते हैं वो अस्मद में बनते हैं, और तुम के जो रूप होते हैं वो युष्मद में बनते हैं। दोनों के ही रूप, क्योंकि आपको पता है कि शब्द रूप हमने जब पढ़ाए हैं तो आपको पता है कि हर एक के 21 रूप बनते हैं। 21 रूप बनते हैं। उनमें से ये 3 कौन से उठाए? क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता बन रहा है और कर्ता को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अहम, आवाम, वयम जो है वो अस्मद के प्रथमा विभक्ति के रूप है। अहम, आवाम, वयम। और भाई युष्मद के भी ये तुम, त्वम, युवाम, यूयम, क्योंकि ये भी कौन बन रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं। कर्तरी प्रथमा का रूप आता है, इसलिए युष्मद के प्रथमा विभक्ति के ये रूप आए हैं। ठीक है ना? पता होना चाहिए कि ये हमने अहम, आवाम, वयम कहाँ से लेकर आए, त्वम, युवाम, यूयम कहाँ से लेकर आए, क्योंकि ये कर्ता बन रहे थे, कर्तरी प्रथमा होते हैं, इसीलिए हम कर्ता बनाने के लिए उत्तम पुरुष के कर्ता कहाँ से लाए? अस्मद से, और मध्यम पुरुष के कर्ता कहाँ से लाए? युष्मद से। अस्मद और युष्मद से। बाकी के सब लोग कौन? बोले राम, राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, बालक, बिजली, पानी, पंखा, गाड़ी, मोटर, जो भी दुनिया की चीजें हो वो उन सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। ठीक है, अब तो ये तो आपको सारी चीजें हमने बताई दी, परिवर्तन भी बता दिया। ये 6 लोगों को याद रख लीजिए, 6 लोगों की क्रिया अलग हो गई, बाकी सब के लिए हमारी प्रथम पुरुष की क्रिया हो गई। समझ गए? अब प्रयोग करके देख लीजिए, जैसे यहाँ बालक लिख दीजिए, अर्थ भी समझते जाइए। बालकः लिखते जाइएगा, हम बोलते जा रहे हैं, आप इनके अर्थ लिखते जाइएगा। बालकौ, बालकाः। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा कि बालक जाता है, क्योंकि वर्तमान काल है तो ता है, ते है, ती है। ठीक है, ते हो, ता हूं, ये भाई जुड़ेंगे। ठीक है, ता है, ती है, ते हो, ता हूं।
ये सभी हमारे जुड़ेंगे अपने देखिए अर्थ के हिसाब से। जैसे कहा बालक जाता है, बालक एक है, एक वचन है, संख्या का एक वचन का मतलब होता है संख्या में एक, ठीक है। बालक एक है तो कहेंगे बालकः गच्छति, अर्थ निकलेगा बालक जाता है, ती ता है का अर्थ जोड़ रही है। बालकौ गच्छतः अर्थ निकलेगा दो बालक जाते हैं। बालकाः गच्छन्ति अर्थ निकलेगा कि बालक जाते हैं, सब बालक जाते हैं। अब इसके बाद मध्यम पुरुष का अर्थ क्या निकलेगा, त्वं गच्छसि अर्थ निकलेगा तुम जाते हो, क्योंकि वर्तमान काल की बात हो रही है। युवाम गच्छतः यानी तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत यानी तुम सब जाते हो। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाल तो यहाँ पर और साथ साथ में एक और ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ता हूँ, जाते हो, ये तो सब जुड़ ही गया है वर्तमान काल में। साथ साथ में रह रही का भी अर्थ जुड़ रहा हो कि बालक जा रहा है, दो बालक जा रहे हैं, सभी बालक जा रहे हैं, तो बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकः गच्छन्ति। क्योंकि भाई हमने अपने इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल वाला, तो उसमें गो या गोज लिख देते हैं, लेकिन अगर रहा रही होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि रहा रही के लिए कुछ अलग बने और ताहे तीहे के लिए अलग बने, ठीक है, सब के लिए एक ही समान बात है। तो ये तो हो गई हमारी वर्तमान काल की क्रिया। कैसे बनेगी, याद रख लीजिए, 9 प्रत्यय वर्तमान काल के लिए, ती तह अंति प्रथम पुरुष के लिए, सी थह थह मध्यम पुरुष के लिए, आमी आवह आमह उत्तम पुरुष के लिए। पुरुष समझ में आ गए, बता दिए हमने। चलिए अब हमने वर्तमान काल की क्रिया के बाद में अब चलते हैं भूतकाल पे। कहें बालक गया था, छात्र गया था, दो छात्र गए थे, सब छात्र गए थे, तुम गए थे, तुम दोनों गए थे, तुम सभी गए थे, मैं गया था, हम दोनों गए थे, हम सब गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या लगेंगे, त ताम न अह तम त अम आव आम। मूल क्रिया में कौन सी रहेगी, लिट को छोड़ दो, गम जुड़ेगी लिट में, और बाकी सब में, बाकी चारों लकारों में गच्छ बननी है। तो क्या हो जाएगा, गच्छत, गच्छताम, गच्छन। लेकिन भूतकाल बनाने के लिए उस क्रिया में अ भी जोड़ना पड़ता है आगे उपसर्ग के रूप में। तो क्या हो जाएगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो त ताम न अह तम ता अम आव आम। दो लकार के याद रख लीजिए अच्छी तरह से, उनसे ही आपके बाकी के 3 लकार बन जाते हैं। पहला लट लकार का और दूसरा लंग लकार का, ये दोनों आपको याद हो गए तो आपके लिए लिट लकार बनाना, लोट बनाना और विधिलिंग बनाना सरल हो जाएगा। बिल्कुल बहुत कुछ समानताएं मिल जाती हैं हमारी। ठीक है, समझ में आ गया। प्रयोग भी देख लीजिए भाई, 6 लोग तो वीआईपी हैं। कौन कौन से, अहम, भाई ये क्रिया किसके लिए लगाई जाएंगी, उत्तम पुरुष की क्रिया, अहम, आवाम और वयम के लिए, इन्हें हम लिखा ही रहने दे रहा। मध्यम पुरुष की क्रिया किसके लिए लगाई जाएगी, त्वम, युवाम और यूयम के लिए, और बाकी की बालक होगा, बालिका होगी, हाथी हो, घोड़ा हो। मान लीजिए अब हाथी लिखे दे रहे, हाथी किसको कहेंगे, गज को, गजह। जरूरी नहीं सोचें बालक के लिए ही आती है प्रथम पुरुष की क्रिया, नहीं, प्रथम पुरुष की क्रियाएं किसी के लिए भी हो सकती हैं, हाथी, घोड़ा, बादल, पानी, किसी के लिए भी, पुरुष भी हो, स्त्रीलिंग भी हो, चाहे नपुंसकलिंग की कोई वस्तु हो। जा रही है मोटर गाड़ी, जा रही है यान, तो कहेंगे यानम, याने, यानानी। ठीक है, समझ गए, यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बस 6 लोगों को छोड़ दो, इनके लिए है बस स्पेशल क्रियाएं, बाकी सब के लिए अपनी प्रथम पुरुष की क्रियाएं। गजह अगच्छत यानी हाथी गया था, गजऊ अगच्छताम, 2 हाथी गए थे, गजाह अगच्छन, बहुत सारे हाथी गए थे। अब गज नहीं था, लो, अजा यानी बकरी, अज बकरा, अश्व घोड़ा, अश्वा घोड़ी,
दुनिया का कुछ भी बनाते जाइए, एक एक संख्या में है उसके लिए एक प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया आएगी। तो अजा अगच्छत, 2 बकरियां गई थी तो अजय अगच्छताम, यहाँ कहेंगे हमारी अजाह अगच्छन। ठीक है, बालिका होती तो छात्रा होती, छात्र हो कोई भी हो उसके लिए हमारी क्या होगी, प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाएगी। ठीक है, बाकी के लिए ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया। ठीक है, अर्थ समझा दिया। अब चलिए आगे चलिए, अब आते हैं हम भविष्य काल पर। तो भविष्य काल की क्रियाएं कैसी होती हैं, बोले बिल्कुल किसकी कॉपी, लट की, लट की ही कॉपी होती हैं। देखो बस क्या परिवर्तन है इन दोनों में भी, ये दोनों भी तो समान भाई भाई बन रहे हैं। री का री का केवल अकेला एक री का ही अकेला एक क्या है, परिवर्तन है, ये लट है ये लिट है, यही अंतर हो रहा है। तो देखिए तीतः अंति, सीथः थ आमी, आवह आमह, तो हमारी बिल्कुल कैसी लगा दी गई है, लट लकार जैसी। लेकिन भविष्य का श्य जोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा, भविष्य का श्य इसमें जोड़ दिया। तो ये हो गया स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत, श्यामी, स्यावः, श्यामः। लेकिन लिट में क्या होता है, गम गम ही रहती है। गच्छिष्यति, गच्छिष्यतः, गच्छिष्यन्ति नहीं बनता है, गमिष्यति। अब ई का आगमन क्यों हुआ है, गमष्यति होना चाहिए, गम में तो ई तो है ही नहीं। लेकिन हमने अभी आपको जो भू की धातु करवा रहे थे उसमें आपको बताया था कि कुछ सेठ धातुएं होती हैं, कुछ अनिट धातुएं होती हैं। मतलब ऐसे 90% की बात कर ले तो जो हलंत वाली धातुएं होती हैं, हलंत यानी जो आधे व्यंजन से अंत हो रही हो, पठ, गम, चल, हस, क्रीड, भव, भू धातु क्या हो जाती है, भू होती है मूल तो, लेकिन बन जाती है भव। तो इनमें जिनमें भाई जो अंत किन से हो रहा हो, आधे व्यंजनों से अंत हो रहा हो, तो उनमें हम ई का आगमन कर देते हैं, ई लगा देते हैं। और जब ई लग जाती है उनमें इडागम कहा जाता है इसको, कि इट का आगमन होना। और इट का आगम का मतलब होता है कि ई का जुड़ जाना, कहीं पर भी ई का आ जाना इडागम कहलाता है, इट आगम। ठीक है, तो यहाँ इडागम हो रहा है यानी ई का आगमन हो रहा है, तो भविष्य का जो स है वो श में बदल जाएगा, तो ये श्य जोड़ा जाएगा। और जहाँ इडागम नहीं होता है यानी ई नहीं जुड़ती है, वहां पर स जोड़ दिया जाता है, स। जैसे स्था, यहाँ पे पहले से स्वर है, नहीं जोड़ रहे ई, नहीं जोड़ेंगे तो फिर सीधा क्या हो जाएगा, स्या। तो स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। ठीक है, जहां ई होगी वहां पे श आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे भी देखिए गम धातु में ई का आगमन हुआ, गम धातु ई का आगमन किया, भविष्य का श्या जोड़ा, फिर इसके बाद लट लकार से प्रत्यय लेकर के रूप बना दिए। तो ग में फिर श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यत, श्यामी, श्यावः, श्यामः, अर्थ बन गए। अब बताइए, अब इनके ये प्रयोग कैसे होंगे, क्या अर्थ निकलेंगे इनके, रूप तो बनाने हमने सिखा दिया आपको। अर्थ क्या निकलेगा इसका, कि क्योंकि जाने की बात हो रही है तो भूत भविष्य काल का गागी गे जोड़ दीजिए, जाने में गागी और गे जोड़ दीजिए जाने में। अर्थ क्या होगा, बालक जाएगा, हाथी जाएगा, घोड़ा जाएगा, बकरी जाएगी, ठीक है, और गाड़ी जाएगी, मोटर गाड़ी जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जाएगा एक, दो जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, लड़का जाएगा, दो लड़के जाएंगे, बहुत सारे लड़के जाएंगे, तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे, मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे, हम सब जाएंगे। ठीक है, ये नहीं बदलने वाले हैं, ये 6 लोग नहीं बदलने वाले हैं, ये 6 तो अपनी जगह पे डटे हैं तो डटे हैं, ये किसी के लिए अपनी क्रियाओं को लगने ही नहीं देते हैं। त्वम के संग में यही मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, युवाम के संग में यही मध्यम पुरुष की द्विवचन की क्रिया आएगी, यूयम के संग में यही क्रिया आएगी, उत्तम के संग में यही क्रिया आनी है उत्तम पुरुष एक वचन की, आवाम के संग में यही आनी हो, वयम के संग में यही आनी है। बाकी सब जनरल भीड़ के लिए, सारी भीड़ के लिए कोई भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लगा दी जाएगी। ठीक है, समझ गए।
चलिए, ये अब हमने सब बता दिया। अब चलते हैं हम किस पे, लोट लकार में। तो हमने आपसे क्या कहा था कि जैसे लट के लिट जैसे बन गए, लट लकार के लिट जैसे बन गए, प्रत्यय समान मिले कि नहीं मिले, मिले ना एक जैसे। तो वैसे ही अब क्या होगा, लोट लकार जो लंग लकार है, लंग लकार के भूतकाल की क्रिया करें हैं, वैसे ही लोट और विधिलिंग के रूप बन जाएंगे उन्हीं जैसे। बहुत कुछ समानताएं आपको मिल जाएंगी, मुश्किल से एक आध जगह पे आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। तो भूतकाल के हमारे प्रत्यय क्या होते हैं, जरा देखिए। भूतकाल के प्रत्यय होते हैं त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव और आम, ठीक है, यही होता है। बस ता की जगह पे ऊ की मात्रा कर दो, तो तू, ताम, अंतु, और आधे नाम है तू जोड़ दो, तू, ताम, अंतु। अह में से विसर्ग हटा दो तो अ, तम, ता, अम। ये परिवर्तन सबसे बड़ा होता है लोट लकार में कि इसमें ना तो अम आता है ना आमी आता है, इसमें आता है आनी। तो एक चीज तो हमें अलग रह ही समझ में आ ही सकती है कि आज्ञा की बात हो रही होगी। लोट लकार कहाँ प्रयुक्त होता है, आज्ञा के लिए। जैसे कहा लड़के जाओ, तुम दोनों लड़के जाओ, दो लड़के जाओ, सब लड़के जाओ। अब जैसे किसके लिए जाओ, बोले बर्थडे मन रही है क्लास में तो टॉफी बांटने के लिए जाओ, तो कहा सुरेश जाओ, तो सुरेश अकेले चले गए। सुरेश के संग में महेश भी जाओ, तो दो लोग चले गए। सुरेश महेश दोनों जाओ, टॉफी बांटने चले गए। सब जाओ, पूरी क्लास जा रही है टॉफी बांटने, वाह चली जा रही है, तो सब के लिए तो क्या हो गया, गच्छन्तु, ठीक है। तो छात्र जाओ, दो छात्र जाओ, सभी छात्र जाओ। लड़का जाओ, लड़के जाओ, तुम दोनों लड़के, तुम नहीं लगाओगे, तुम तो के लिए ये आ गया। दोनों लड़के जाओ, सभी लड़के जाओ, ठीक है। अब आते हैं किस पर, हम अपनी मध्यम पुरुष की क्रिया पे। अच्छा, ये कहेंगे आपके ये समान बन रहे हैं तो लंग लकार और लोट लकार में परिवर्तन क्या है, तो बोलिए ये परिवर्तन है कि लोट लकार में अ नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ताम दिख रहा है, तम दिख रहा है, त दिख रहा है, आव दिख रहा है, आम दिख रहा है, समान दिख रहे हैं, लेकिन क्या परिवर्तन हो रहा है कि इनमें अ नहीं लग रहा है, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये किसकी, लोट लकार की बात हो रही है। ये जो क्रिया लिखी हुई है इसको हमें आज्ञा के रूप में पढ़ना है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, त्वम गच्छ, तुम जाओ, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम, तुम सब जाओ, तो यूयम गच्छत। अहम गच्छामि, मैं जाऊं, अपनी आप को आज्ञा दोगे, नहीं, मैं जाऊं, अनुज्ञा। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाएं, वयम गच्छाम, हम सभी जाएं, तो हमारी ये वाली क्रिया हो जाएगी। तो अब हमारी ये हो गई आज्ञा वाली बात, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे अपनी विधिलिंग लकार में। इनको हम नहीं हटाएंगे क्योंकि ये जो है 6 लोग अपने यथावत रहने वाले हैं, कि इससे पता चले आपको कि उत्तम और मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं हैं वो हम इन 6 लोगों के लिए याद करते हैं, बड़े वीआईपी हैं। अगर ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते तो हम अपनी प्रथम पुरुष में ही इनको भी बना लेते, लेकिन इनने कहा नहीं, हम नहीं करने वाले हैं, हमें वही अलग सीट चाहिए। हमने कहा मुझको बिल्कुल पर्सनल एक चाहिए। अब मान लीजिए ये गच्छित है, बेचारा बालक के लिए भी हो सकता है, बालिका के लिए भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, हाथी हो सकता है, बिजली, पानी, हवा, पंखा, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए बेचारा गच्छित काम कर रहा है। 2 लोग हो गए तो गच्छेताम सबके लिए काम कर रहा है, गच्छेयु सब भीड़ के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये 6 लोग हैं, इनने अपनी अपनी क्रिया पकड़ रखी है, ये नहीं हिलने वाले अहम के लिए। अब ये जो विधिलिंग लकार है वो करता क्या है, कहेंगे आशीर्वाद वाचक भी होता है, साथ में चाहिए का अर्थ भी जोड़ देता है। विधिलिंग लकार क्रिया में चाहिए का अर्थ जोड़ देता है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जाना चाहिए, एक को जाना चाहिए, 2 को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों रिक्त स्थान छोड़ा है, यहाँ पे बालक, बालिका, हाथी, घोड़ा, पानी, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे लड़के को जाना चाहिए, छात्र को जाना चाहिए, तो हम कहेंगे छात्रः गच्छेत। 2 छात्रों को जाना चाहिए तो छात्रौ गच्छेताम। सभी छात्रों को जाना चाहिए तो कहेंगे छात्राः गच्छेयुः, ठीक है। त्वम गच्छेः,
युवाम गच्छेतम और यूयम गच्छेत, अहम गच्छेयम, हमारा आवाम गच्छेव और वयम गच्छेम, ये आपके रूप बनेंगे। अब ये तो हो गया प्रयोग की बात, अर्थ भी बता दिया। अर्थ बता दिया, याद कैसे करें इनको, हमारे लंग लकार जैसे। लंग लकार के प्रत्यय क्या होते हैं, त, तम, न, अह, तम, त, अम, आव और आम। अब देखें, त में क्या जोड़ दिया, ए, एक, एताम, बस ये सबसे अलग बनता है ए युह। हर एक लकार में एक तो ऐसा होता ही है जो उपद्रव करता है, जैसे लोट लकार में उत्तम पुरुष में आनी जुड़ गया था, सबसे अलग। यहाँ पे भी क्या हुआ, ए युह सबसे अलग जुड़ गया। अब यहाँ पे अह था, अह की जगह पे ए कर दिया, यहाँ पे भी ए लगा दिया, यहाँ पे भी ए लगा दिया। यहाँ जहाँ जहाँ अ है उसकी जगह पे ए लगाना है, ए, लेकिन या का आगमन हो गया, एयम, आव की जगह पे एव, आ की जगह पे एम। ठीक है, लीजिए आपकी ये विधिलिंग लकार हो गई। क्या 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 किया बताओ, कौन सा इसमें आपने पहाड़ तोड़ा, तोड़ा क्या नहीं, केवल एक बहुवचन का रूप बदला, एक उत्तम पुरुष में या का आगमन कर दिया, बस इतना ही किया ना, और ए जोड़ दिया सब में, चाहिए का अर्थ जुड़ गया क्रिया में। ठीक है, यानी आपने लट और लंग के याद कर लिए तो ये याद हो गया आपको। अर्थ क्या निकला, क्या निकलेगा कि बालक को जाना चाहिए, दोनों को जाना चाहिए, बहुत सारे सबको जाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, दुनिया की चीज़ें हमने बता दी आपको। अब इसके बाद कहते हैं मध्यम पुरुष, अर्थ होगा कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए और हम सबको जाना चाहिए। लीजिए, तो इस तरह से ये हो गई आपकी गच्छ की क्रिया पूरी। ये सारे वीडियो मिलेंगे कहाँ पे आपको, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाइए, या फिर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे क्या है, जाल है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो प्लेलिस्ट में ढूंढने में बच्चों को समस्या आती है। उन्हें लगता है कभी भाई संस्कृत के ही 6th में भी हमने धातु रूप पढ़ाए, 7th में भी पढ़ाए, 8th 9th 10th 11th सब के लिए पढ़ रहे हैं, तो कब कौन सी धातुओं का क्या खोल लें, सब आपको कोई मतलब भ्रम ना हो, इसलिए हम वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं आपको कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाइए या एप्लीकेशन पे जाइए, लिखेंगे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। ऐसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसका पेज ओपन करेंगे तो ऐसा ही पेज आपको अपनी वेबसाइट में दिखाई देगा, और एप्लीकेशन में भी, दोनों में ही। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, यूपी, बिहार, IIT, JEE, नीट, दुनिया की सारी चीज़ें तो पढ़ाई जा रही हैं, बस पढ़ना ही आपको। CUET, ओलंपियाड, NTSC, स्पोकन बैंकिंग, SSC, जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वीडियो के पेजेस आपको दिखने लगेंगे। जैसे इंग्लिश मीडियम क्लिक किया, क्लासेस आ गई, भाई इंग्लिश मीडियम की कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 11th में, 11th क्लिक किया, 11th के सब्जेक्ट के पेजेस आ गए। यहाँ पे संस्कृत भाषुति पूरी हो चुकी है, व्याकरण को क्लिक किया, व्याकरण का पेज खुल गया। यहाँ वॉच ऑल वीडियोज़ में गए तो यहाँ पर आपको क्या दिखने लगेगी, वेबसाइट की यहाँ पर पाठ के नाम दिखने लगेंगे कि आपकी व्याकरण के लिए कौन कौन से पाठ के कितने कितने लेक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप क्लिक कीजिए, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। सरल है, पता हमने हम बता दिया, और जिससे कि आपको पता होगा कि 11वीं कक्षा के सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और धातु रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।